नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का बियॉन्ड जेके सुपर ऑनलाइन क्लासेस में। और हमारे द्वारा कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान को शुरू कर दिया गया है। और हमने कल तक 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और पूरी तरीके से हमने स्थिर वैद्युतिकी के लिए हमने एक बेस तैयार कर लिया है। और मैं भी आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोगों ने जो अभी तक जो भी 2 वीडियोस पढ़े हैं उनके अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे और अपना अपना काम आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि जो असली महाभारत है फिजिक्स की वो अब शुरू हो रही है और बहुत शानदार रहने वाला है आज का सेशन भी और कल का भी और आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी, क्योंकि अब हमने एक बेस तैयार कर लिया है और अब आगे हमने उस बेस पर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें तैयार करनी है और अच्छे से चीज़ों को सीखना है। और अपने ऊपर आप लोग पूर्ण विश्वास रखें कि आप लोग कर सकते हैं। जो बड़ी से बड़ी दूरी होती है वो एक एक कदम चल के वो पूरी होती है, और सेम सी चीज़ हमारे साथ भी है। आप लोगों को मेरा साथ है, मेरा साथ आप लोगों के साथ रहेगा जब तक कि लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता है और आपके जो स्कूल है वो नहीं खुल जाते हैं और आपकी पढ़ाई आपके स्कूलों में पटरी पर नहीं लौट आती है, तब तक मैं आप लोगों के साथ बना रहूँगा। ये मेरा आप सभी लोगों से वादा है। और आप लोगों से भी मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप लोग इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें, जिससे हर एक छात्र हमारी इन वीडियोस से लाभान्वित हो सके। तो दोस्तों, अपने अंदर दृढ़ निश्चय बना के रखें और बहुत ही अच्छा फल मिलने वाला है। फल पता कब मिलता है? फल उस दिन मिलता है जिस दिन हमारा रिजल्ट आता है। अगर आप लोग अभी लापरवाही करोगे तो बाद में कोई नहीं कहने वाला कि भाई जब तूने 2020 का एग्ज़ाम दिया था तो तेरे 10-12% कम आ गए, तो इसके लिए कोरोना जिम्मेदार है। कोई कोरोना का उस टाइम जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। अगर जिम्मेदार किसी को ठहराया जाएगा तो वो आपकी काबिलियत है, आपकी योग्यता होगी और स्वयं आप होंगे। इसलिए जितनी हो सकता है, जितना हो सकता है उतनी आप ताबड़तोड़ मेहनत कीजिए और अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा के रखिए कि परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं जमाने में अक्सर खामोश जिनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों, आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, कूलाम्स लॉ। एक वैज्ञानिक हुए जिनको सर सीए कूलाम के नाम से जाना जाता है। 1785 के आसपास वो एक नियम देते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, और स्टेटमेंट देते हैं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बारे में। वो स्टेटमेंट क्या रहता है? वो कहते हैं कि 2 स्थिर बिंदु आवेश हैं, उनके बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो भी बल लगता है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के परिणामों के अनुक्रमानुपाती तथा उन 2 आवेशों की जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज वो देते हैं। इस पूरी चीज का हम यहां पर एनालिसिस करेंगे, इसको देखेंगे और इसके लिए हम डेरिवेशन भी निकालेंगे। तो क्या था, थोड़ा सा नोट कर लेना आप लोग। कब दिया? 1785 में एक वैज्ञानिक हुए, सीए कूलाम। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसी को बोला जाता है कूलाम
का नियम। उन्होंने हमें क्या बात बताई, कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दो आवेशों के गुणनफल के परिणामों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे उन्होंने बताया कि इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली दूरी की दिशा में होती है। क्लियर है? सन 1785 में एक वैज्ञानिक आते हैं सीए कूलाम, और वो एक स्टेटमेंट देते हैं, एक बात कहते हैं जिसे कूलाम के नियम के नाम से जाना जाता है, और कूलाम का नियम जिसे बोला जाता है। वो क्या कहते हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार जो क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, उन दो आवेशों के वो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनकी जो दूरी है उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो इस बल की जो दिशा रहती है वो हमेशा दूरी के अनुदिश होती है, यानी कि दूरी की दिशा में होती है। तो दोस्तों, ये जो नियम है कूलाम्स लॉ, ये एग्जाम की दृष्टि से इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, हाफ ईयरली में, या जो आपका वार्षिक एग्जाम है उसमें। तो आप लोग इससे ध्यान रखिए। अब आगे हम इसके लिए डेरिवेशन करते हैं, इसके जो फॉर्मूला इसके सूत्र के लिए निगमन करते हैं। तो आइए देखते हैं, इसकी व्युत्पत्ति करते हैं। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से देख लीजिए। आइए इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। देखिए कूलाम ने क्या बोला था कि दो आवेश हैं, एक Q1 और एक Q2, जो एक दूसरे से
कितनी दूरी पर स्थित है? r दूरी पर स्थित है। थोड़ा सा इसकी भाषा लिख लेते हैं। क्या क्या है? माना दो आवेश Q1 व Q2 हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो इन पर कार्य करने वाला विद्युत बल, ध्यान से देखिएगा। अब किससे हमें चीजें मिलेगी? कूलाम के नियम अनुसार। कूलाम ने क्या बोला था? कूलाम के नियम अनुसार कूलाम ने दो बातें बोली थी। पहली बात उसने क्या बोली? जो बल है, जो विद्युत बल है, वो क्या होगा? वो अनुक्रमानुपाती होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी Q1 Q2। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गई। एंड दूसरी बात उसने बोली थी कि जो बल है वो दूरी के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 को मिलाने पर, यानी एक साथ कर लिखेंगे तो F क्या हो जाएगा? यानी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम इसे आगे सॉल्व करें। F यहां पे एक समानुपाती नियतांक आ जाता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K से। F बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है? ये हमारे पास बन गई समीकरण नंबर 3। आगे हम क्या लिख सकते हैं? यहां K क्या है? जहां K एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है। K का संख्यात्मक मान जो होता है वो होता है K बराबर 9.0 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर पर एसआई पद्धति में जो इसका मान होता है वो होता है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो ये है K बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मान हम क्या करेंगे? समीकरण 3 में रख लेंगे। किसकी जगह? K की जगह। क्या कर सकते हैं? K का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब हम इस मान को समीकरण 3 में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? F K की जगह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया? इसका फॉर्मूला आ गया। अब
ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? जहां एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या पढ़ेंगे? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहा जाता है? निर्वात की विद्युत शीलता कहते हैं, जिसका संख्यात्मक मान 8.854 गुणा 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है? इसके आगे भी हम करेंगे, लेकिन पहले यहां तक देख लीजिए। जो इंपॉर्टेंट है कि चीजें क्या है, आई होप आप लोगों को सारा दिख रहा होगा। ये क्या है? सबसे पहले अगर आपने यहां पर चीजें समझ लेना तो आपके लिए पूरी फिजिक्स आसान रहने वाली है। इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने ये डेरिवेशन किया, इसी तरीके से बहुत से डेरिवेशन होने वाले हैं। और फिजिक्स डेरिवेशंस का ही संसार है। अगर फिजिक्स में डेफिनेशन का रोल इतना है तो डेरिवेशन का रोल इतना है, और पूरी फिजिक्स डेरिवेशन से भरी पड़ी है। तो हमारा जो खेल है वो क्या है, इसका नहीं है। फिजिक्स खेल इसका नहीं है, क्या है, हमें प्रूव्ड करना पड़ेगा। अगर है तो क्यों है, कैसे है। क्वेश्चन हाउ का है, व्हाट का नहीं है। तो देखिए, ये क्या है? डेरिवेशन निकाल रहे हैं हम कूलॉम के नियम का। अगर हिंदी में बोले तो व्युत्पत्ति या उपपत्ति। तो क्या है कि दो बिंदु आवेश है Q1 व Q2, जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो हम किसको निकाल रहे हैं? इन पर कार्य करने वाले विद्युत बल का मान निकाल रहे हैं। तो कूलॉम सर ने क्या बात बताई 1785 में, कि पहला स्टेटमेंट तो उन्होंने ये दिया कि जो विद्युत बल है वो क्या होता है? दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के परिणामों के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली कि जो विद्युत बल होता है वो क्या होता है? उन दो आवेशों के बीच की जो दूरी है उनके वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि F प्रोपोर्शनल क्या हो गया? 1/r²। ये हमारे पास क्या आ गई? इक्वेशन नंबर 2। दूसरी चीज, अब क्या किया हमने? पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को, यानी कि जो कूलॉम ने बातें बताई थी उन दोनों को एक कर दिया, मिला दिया उस बात को। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को मिलाने पर F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r² हमारे पास आ गया। अब क्या है? अब ये चिन्ह जब हटेगा, यहां पे बराबर आएगा, तो ये क्या है? कि यहां पे क्या है? एक समानुपाती नियतांक आया। क्लियर है? और F बराबर F बराबर K Q1 Q2/r²। ये हमारे पास एक समीकरण नंबर 3 आ गई, जहां K क्या है? एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है। और K का जो संख्यात्मक मान जो होता है वो कितना होता है? 9.0 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम स्क्वायर। अब आगे देखिए, परंतु एसआई पद्धति में K बराबर कितना भी होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहां पे क्या है? निर्वात में विद्युतशीलता।
के का यह मान हमने समीकरण 3 में रखा, इस समीकरण में हमने ये मान रख लिया, तो हमारे पास क्या आ गई, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, जिसका संख्यात्मक मान 8.854 गुणा 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को। देखिए, यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात ना होकर, निर्वात नहीं है, अन्य कोई माध्यम हो, तो इस माध्यम और इस माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता E हो, तो क्या होगा, क्या लिखेंगे हम बल को, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जहां जो एप्सिलॉन है यानी E है, वो क्या लिख सकते हैं हम इसको, E भेस R इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या कर सकते हैं, जहां अब ये क्या आया, जहां E बेस R एक बीमाहीन राशि है, बीमाहीन नियतांक है, इसे उस माध्यम का परावैद्युतांक बोला जाता है। इसका मान जो ये ER है, इसका मान जो है, मान वायु में 1 होता है और अन्य सभी माध्यमों के लिए इसका मान 1 से अधिक होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं चीजों को, अगर वायु की बात करें तो जब इसका मान वायु में 1 है, तो हम चीजों को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन E बेस R एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और वायु में हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसका मान तो 1 है, Q1 अपॉन Q2 आर स्क्वायर। क्लियर है? एक बार दोबारा समझ लीजिए, यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात ना होकर, एक स्पेस ना होकर अन्य कोई माध्यम हो, तो इस माध्यम की जो निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या हो, E हो, यानी एप्सिलॉन हो सिर्फ, तो इसे क्या लिख सकते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां इस एप्सिलॉन बराबर कितना है, E बेस R इंटू एप्सिलॉन नॉट। E बेस R क्या है, E बेस R एक बीमाहीन नियतांक है और इसे उस माध्यम का
प्रवैद्युतांक बोला जाता है और इसका मान जो होता है वो वायु में 1 होता है। अन्य सभी माध्यमों के लिए इसका मान क्या होता है, 1 से अधिक होता है, यानी कि मोर देन 1 होता है। तो हम इस एप्सिलॉन की जगह क्या मान रख सकते हैं, इस मान को रख सकते हैं ई बेस आर एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एफ बराबर 1/4 पाई एफ ई बेस आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर वायु की बात करें तो वायु में क्या आ जाएगा, इन एयर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों? आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी। सीखिए, अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 1-2 बार दोबारा देखिए। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियोस को देख रहे हो और अगर आपने पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस को भी आप लोग जरूर देखिए, जिससे आपको समझने में चीजों को आसानी होगी और आप अच्छे से चीजों को कर पाओगे। दोस्तों, आप लोग यकीन मानिए कि आपका जो भी आप लोगों के सामने परिणाम आएंगे वो बहुत ही बेहतरीन आएंगे अगर आप कंटिन्यूटी के साथ इस तरीके से पढ़ते रहोगे और डेली वीडियोस को थोड़ा थोड़ा करके आप लोग, ज़्यादा नहीं, 45 से 1 घंटे के बीच ही ये वीडियोस होते हैं। तो आप लोग अगर 1-2 घंटे भी अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालते हैं तो ये काफ़ी है, सफिशिएंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आज का दूसरा टॉपिक अब हम पढ़ते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कि बहुल आवेशों के बीच बल क्या होता है। इसको 2-3 तरीके हैं इसको करने के। जो सबसे सरल और अच्छा तरीका है उस तरीके से हम करेंगे, जिससे आप लोग उलझे नहीं बल्कि चीज़ों को सटीकता से समझ पाए। तो आइए देखते हैं। बहुल आवेशों के बीच बल यानी अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। बहुल आवेशों के बीच बल या अध्यारोपण का सिद्धांत एग्जाम की दृष्टि से यह भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, बहुल आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, परिणामी विद्युत बल निकाय में स्थित अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाला विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। क्लियर है?
क्या होता है कि बहुल आवेशों के किसी निकाय में बहुत सारे आवेश है, Q1 Q2 Q3 से लेकर Qn तक। तो बहुल आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला जो बल है, वो परिणामी जो विद्युत बल है निकाय में स्थित अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाला विद्युत बलों के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है? आगे देखिए, यदि किसी निकाय में Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn तक बिंदु आवेश स्थित हों, तो Q1 द्वारा Q1 पर Q2 द्वारा आरोपित विद्युत बल कूलाम के नियम से ही प्राप्त होता है। क्लियर है? अगर हम इसमें देखें अर्थात यहां बल अन्य आवेश Q3 और Q4 या Q5 या Qn आदि से प्रभावित नहीं होता है। क्लियर है? इस चीज को आप लोग देख लीजिए। इसके बाद इसका हम डायग्राम बनाते हैं आगे। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर डायग्राम की मदद से इसको समझने का प्रयास करते हैं क्या चीजें हैं। आइए देखिए, बहुत से आवेश हैं। यहां पर Q1, यहां पे Q2, Q3, Qn, यहां पे फोर्स कौन सा है, बल लग रहा है F12 F13, इस पे लग रहा है F1। तो इस तरीके से अगर हम इसमें परिणामी बल की बात करें, जो टोटल फोर्स लग रहा है F1, वो क्या हो जाएगा, F12 प्लस जो हमने नियम देखा था उसके अकॉर्डिंग
F13 प्लस F14 और सो अगेन कहाँ तक, F1n तक। क्लियर है? तो हम क्या मान रख सकते हैं इनके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम होगा Q1 Q2, इसका भी जो मान होगा वो कितना, R स्क्वायर R कैफ R21 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप 31, फिर प्लस अगली चीज कौन सा है, F14 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा R कैप 41 सो अगेन प्लस सो अगेन कहाँ तक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और RN1 तक। आप लोगों ने जब आप 11 में होंगे तो R कैप का मतलब आप लोगों को पता होगा वेक्टर R अपॉन R। क्लियर है? इस चीज को बताने की जरूरत नहीं है जहां तक मैं समझता हूं। F1 बराबर, अब देखिए यहां से हम क्या क्या कॉमन टर्म है, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, और इस टर्म को हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें सिर्फ हम, माफ कीजिए, इसको, इसमें हम सिर्फ इसको कॉमन ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, क्योंकि जो इसके बीच लगने वाला बल होगा Q1 Q3 होगा, और यहाँ पे जो लगने वाला होगा वो Q1 Q4 होगा, और यहाँ पर जो लगेगा वो Q1 और Qn होगा। क्लियर है? तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर भी हम ले सकते हैं बाहर, R कैप 21 प्लस R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप 31 प्लस Q1 Q2 R स्क्वायर R41 प्लस 100 डॉट प्लस 100 अगेन प्लस Q1 Qn कहाँ तक, R स्क्वायर RN1। तो इस तरीके से हमने इसको शो किया। टफ लगेगा कि क्या है कैसे है, लेकिन जब आप लोगों को इन डेरिवेशंस को सॉल्व करने की आदत हो जाएगी, चीज़ों को आप समझने लग जाओगे, तो आपके लिए ये काफ़ी आसान रहने वाला है। आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो एक बार दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, क्योंकि जो ज्ञान है, जो अधिगम है, सीखने की जो एक कला है, वो इंसान को तभी आती है जब वो उसे अपने व्यवहार में लाता है, जब उसे वो अपनी आदत में लाता है, उसका अभ्यास करता है। और बहुत से लोग पूछते हैं, एक चीज़ पूछते हैं अक्सर कि हम अपने में परफेक्शन कैसे लाएं। देखिए यार, परफेक्शन के लिए सिर्फ आपको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बाकी कुछ और इलाज नहीं है। इंसान को सिर्फ एक ही काम है कि वो चीज़ों को तभी सीखता है जब वो 4-5 बार उसका अच्छे से रिवीजन कर लेता है, बहुत बढ़िया ढंग से उस चीज़ को पढ़ता है, समझता है। आप लोग देखना कि फिजिक्स में किसी को कुछ याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन उसको कूलाम का नियम बहुत ज़्यादा याद रहता है।
हमेशा रहेगा। आप कभी भी पूछ लेना, आजमा लेना इस चीज़ को, वो उसका वो रट्टाफिकेशन बना लेगा। पता है वो रट्टाफिकेशन क्यों बनता है? आप 1 साल बाद भी पूछोगे, 6 महीने बाद पूछोगे आप अपने सहपाठी से, लगभग गुलाम का नियम 70 बच्चे अगर किसी क्लास में है तो 70 में से 65 बच्चे ऐसे होंगे जिनको गुलाम का नियम याद होगा। रीजन है उसके पीछे, कारण क्या है कि वो पहला पार्ट है। फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी चीज की आप ले लीजिए, वो पहला पार्ट है। और हम लोग एक एग्जाम आया उसमें उसको थोड़ा सा याद कर लिया, दूसरी हम उसे 4-5 बार पढ़ लेते हैं और जिससे हमें याद रह जाता है। अगर जिस तरीके से हम कूलाम के नियम को याद रख सकते हैं, जिस तरीके से हम किसी बुक के पहले पार्ट को याद रख सकते हैं, अगर सेम चीज सेम कॉन्सेप्ट हम हर टॉपिक के साथ लगाएं तो हमें बहुत कुछ याद रह सकता है। पर सिर्फ डिपेंड किसके ऊपर करता है? हमारे ऊपर करता है। क्लियर है? आज सिर्फ हमने 2 ही टॉपिक पढ़े और काफ़ी है ये। थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है चीज़ें थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन धीरे 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 मैं आप लोगों के साथ एज अ प्रोफेसर काम नहीं करने वाला, मैं एज अ कोच आप लोगों के साथ काम करने वाला है। मैं आप लोगों को एक वो ज्ञान नहीं देना चाहता हूं कि आप लोग मेरे आदी हो जाए, आप लोग मेरे बिना कुछ कर ना पाए, जब मैं आऊं तभी आप पढ़ें। बल्कि मैं आप लोगों को ऐसी चीज बताने के लिए आया हूं कि आप लोगों को हर चीज आसान लगे। आपके पास टीचर अवेलेबल रहे चाहे ना रहे, लेकिन फिर भी आपके अंदर इतनी समझ विकसित हो कि आप अपनी हर एक चीज को कर पाए। आपने एक चीज देखी और एक आपने बुक ली और बुक से आपने पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि सेल्फ स्टडी से बड़ी कोई बेस्ट स्टडी नहीं होती है। अगर आपने सेल्फ स्टडी करना सीख गए तो आप लोगों को बहुत ही आसानी होने वाली है। मानता हूं कि लाइफ में मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मार्गदर्शन मिलते रहना चाहिए, लेकिन वो मार्गदर्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट रह जाएं। हमें बार बार किसी को कोई जामन जैसा आए और हमें बार बार हमें बोले कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें करो, ऐसे करो। हमें खुद से हमारे अंदर इच्छा हो कुछ करने की। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों को अगली क्लास में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए अपनी स्टडी को। बाकी जय हो, मिलते हैं आप।